अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन एंड प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ग्रेविटी आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके कांस्टेंट की आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है। अब ग्रेविटेशन प्लस क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इस पूरी दुनिया में, हमारी इस पूरी यूनिवर्स में, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। वो जिस फोर्स से खींचती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और वो फोर्स क्या होती है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक, यहाँ तक बात आप अपने जहन में रखें। हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। जी सर। जी सर। अब वो कहता है कि अगर एक बॉडी हमारे पास है, एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, खींचेंगी, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स अमल में आई होगी, फोर्स की मदद से ही खींचेंगी ना, पुश एंड पुल होता ही फोर्स है। तो दैट फोर्स इज जी सर। कॉल्ड द जी सर। ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आप पढ़ के आए हैं कि फोर्स जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये कंसेप्ट तो क्लियर है बिल्कुल। सबका? तो वो जो हम पहले पढ़ के आए थे जी, जी सर। के भाई जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मैंने आपको बताया था ये एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से आ रही है, क्योंकि जब भी फोर्स एक्ट करेगी कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुई बात? अब ये कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ठीक है। ग्रेविटेशन कहता है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मासेस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो जितने ज्यादा मासेस बड़े होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये कितना फासले के ऊपर है, इससे इनवर्स प्रोपोर्शन है इसके स्क्वायर से। ठीक है, यहां तक बात कोई समझ में आई है थोड़ी बहुत? अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और मैथमेटिक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी की निशानी है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं इक्वल की साइन आती है और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू, इधर जो कांस्टेंट आता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर बाकी सारे टर्म्स आपको पता है। ये जी कैपिटल जी होता है, ये कैपिटल जी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। एक अब हम दो किस्म की जी पढ़ के आ गए। एक हम स्मॉल जी पढ़ के आ गए जो जमीन के ऊपर कांस्टेंट थी 9.8, मून के ऊपर इसकी वैल्यू जी की थी वो 1.6 थी। ऐसे ही है। दूसरा हमारे पास इस न्यूटन्स लॉ ऑफ यस सर। ग्रेविटेशन में एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया कैपिटल जी, इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी यूनिवर्स के अंदर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, पूरी यूनिवर्स के अंदर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जहां भी कैपिटल बड़ा जी लिखा आ जाए वहां पे आप समझ जाएं ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। वो वैल्यू भी आपको याद करनी है, एमसीक्यूज में आ जाती है। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली कहता क्या है। वो आइडिया जहन में रखिएगा, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया है इधर वही बात हो रही है। वो कहता है कि भाई एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स,
in the universe attracts every other body with a force. अब वो force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, और मैथमेटिकली यही मैंने आपको ड्राइव करके बताया फार्मूला F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये देखें, एक बॉडी थी जिसका मास m1 था, एक बॉडी थी जिसका मास m2 था। न्यूटन कहता है ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक फोर्स से। वो फोर्स इनके मासिस से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ मासिस से। और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब जितना दूर होंगी उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितना करीब होंगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है जी। इस जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस जी के ऊपर। इस जी को एक्सप्लेन करके फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, इस फार्मूले से ये जो हमने निकाला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बताएं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल का एसआई यूनिट क्या होगा। ये फार्मूला आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ। एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं कि इस फोर्स का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा जी, थोड़ा सा जल्दी बताएं। हाँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई तो रिस्पॉन्ड करे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा है यूनिट, अब तो आप सीख चुके हैं सारा कुछ, यूनिट कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना। जी, है कोई आइडिया? यस नो जवाब तो दे मुझे। किलोग्राम स्क्वायर हाँ जी, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मास का एसआई यूनिट क्या होगा। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मास का केजी होगा। और नहीं आ रहा किसी को? कल भी मैंने इसी बात को फोर्स रीड का न्यूटन कर बिल्कुल लिख दिया। ये किसने कहा फोर्स का न्यूटन? जी, तो अब जरा एक बात थोड़ा सा दिमाग में बिठा लें, अपने अच्छी तरह इंस्टॉल कर लें। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि अगर आ जाए लफ्ज फोर्स, तो वी डोंट डू नॉट केयर व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इट। ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्स आ गई तो इट मींस फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होगा। तो इस फोर्स का, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा। फोर्स किसी भी किस्म की हो, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, जिसे एन से जाहिर करेंगे। अब आ जाती है बात इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इस जी का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, तो फिर आपको अब कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब पहले हम जी का कैलकुलेट करने के लिए, मैं इधर फोर्स थी, ठीक है, आर इधर मल्टीप्लाई में, आर इस जगह पे, सॉरी आर इधर डिवाइड में, इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये जी फार्मूला सर। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो फार्मूला आपको समझ में आता है? सॉरी, इसके साथ मल्टीप्लाई में जी लिखेंगे। आया, आई बात समझ में? मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में इस आर को जी उठा के इधर एफ के साथ रख दिया। अब हम जी का यूनिट निकाल रहे हैं, पहले जी का फार्मूला निकालेंगे तब हम यूनिट निकालेंगे। फिर m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये फार्मूला अगर उधर मैं जाके डिवाइड आपको, होंगे। बिल्कुल, ये एफ जी आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा इज इक्वल टू जी। ये जी का फार्मूला निकल आया। जी सर। अब मुझे बताएं, इसका ऐसा यूनिट अगर आपने निकालना हो तो ऐसा यूनिट आप कैसे निकालेंगे? फोर्स का ऐसा यूनिट आप लिखेंगे न्यूटन, और ये आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन दो टू बॉडीज है।
उसका स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपान में किलोग्राम 1 किलोग्राम 2, केजी इंटू केजी जो कि किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक हो गया। अब यही वजह है कि इधर जो हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू पढ़ के आए हैं कि जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये बेसिकली इसके आगे जो हमने यूनिट लगाया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट इस जी का है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट का यूनिट आपसे पूछते हैं तो आप या तो आपको देखें ना, अगर आपको या तो याद करना पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करते तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। कन्वर्जन आ जाए तो आप बोलेंगे कि हमें फार्मूला मिल जाए, बाकी हम यूनिट खुद ही निकाल लेंगे, तो आप इसीलिए निकाल लेंगे। लेकिन इधर अगेन आपने कंफ्यूजन में नहीं आना है कि जब फोर्स की बात हो रही है तो आप बैठ के फोर्स का अगर यूनिट निकालने बैठ जाएंगे तो शाम हो जाएगी, आप फोर्स का यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फोर्स जहां पे भी आ जाएगी उसका ऐसा यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन है, डज नॉट मैटर। मैंने आपको कल भी बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किसी भी किस्म की फोर्स है, अगर वो फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। अब देखिए एमसीक्यूज। द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टूवर्ड्स अर्थ इज ड्यू टू दी वेटलेसनेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या बोथ ए एंड बी। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन ड्यू टू, किसी भी बाल की अर्थ की तरफ जो वो जाती है, उसकी वो मोशन जो होती है वो किस वजह से होती है? उसके वजन ना होने की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द, ऑन अर्थ, ऑन मून, ऑन जुपिटर, या ऑन यूनिवर्स। जी, ऑन अर्थ। ना 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 ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट जब आ रहा है तो पूरी ऑन कायनात यूनिवर्स। में यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, ये पूरी यूनिवर्स के अंदर जो मैकेनिज्म है वो इसी तरीके से है। अब वो डिटेल इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता, आप बिल्कुल ग्रेविटी के कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते। ठीक, तो अब आ जाए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻11 ए। ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बी में क्या फर्क है? अच्छा, ये +11 है, इधर हमारे पास यूनिट में गड़बड़ है। जी 6.673 × 10⁻11। अच्छा, ये मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका यूनिट भी ठीक है, 10⁻11 है, 6.6। अच्छा, ये वैल्यू चेंज है, तो इसकी ए वैल्यू इसकी करेक्ट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट्स आपको अच्छे तरीके से याद चाहिए। एमसीक्यूज देखें। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, सपोज आपको अगर दूसरे अल्फाज में समझाना चाहूँ कि दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, अगेन ये दो दूसरी बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, इन दोनों के दरमियान में इधर जो स्पेस है इसमें एयर है। ठीक है, और इधर आके पानी है। तो मुझे बताएं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किन दो फोर्स, किन दो के दरमियान ज्यादा होगी और किन के दरमियान कम होगी? जी, दो बॉल्स हैं, बड़े मासेस हैं, एयर में पड़े हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। वही दो मासेस पानी में पड़े हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी? सरफेस। जी, एयर में या वाटर में? एयर में। एयर में ज्यादा होगी, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पानी में पड़ा है, हवा में पड़ा है, वैक्यूम में पड़ा है, कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, दोनों में सेम है। इंडिपेंडेंट ऑफ द, हाँ बिल्कुल दोनों में सेम होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। ये बात
सीधा सीधा एमसीक्यूज है ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है, वाटर है, क्या नहीं है, इसके इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गई बात। उसके बाद फिर आ जाए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force is directly proportional to the product of mass and product of masses inversely proportional to the square of the distance between them, या simply is directly proportional to the r, या both a and b। सीधा सीधा फार्मूला है। डायरेक्ट ए Newton law of universal force between डी है, R2 डी बोथ। वो both कैसे A है and B। देखे ना भाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्ट ए प्रोडक्ट इनवर्स of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये दोनों चीजें आ रही हैं इसके अंदर, दोनों चीजें, ए भी आ रहा है इसके अंदर, बी भी आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, हमेशा रिपल्सिव होती है, अट्रैक्टिव होती है, या दोनों हो सकती है? अट्रैक्टिव सर। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये बात ध्यान में रखिएगा। इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो हमेशा क्या रहेगी, अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगी। ठीक है, अब आ जाए जरा। अच्छा, इधर मुझे एक बात ध्यान में आई थी। अच्छा हाँ ठीक है, अब जरा मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ एमसीक्यूज, वो इसमें ऐड नहीं किया, शायद असाइनमेंट में ऐड हो, कि अगर दो मासेस हैं, ये जरा थोड़ा सा क्वेश्चन आप थोड़ा समझिएगा और मुझे आंसर कीजिएगा। अगर दो मासेस हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर स्क्वायर है, आर है, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज करके डबल कर दूं, मतलब 2r कर दूं, जब इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बीच में सेपरेशन इनकी इंक्रीज हो जाएगी, तो बताएं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बीच में कितनी होगी? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट उनके दरमियान में सेपरेशन को इंक्रीज कर दूं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, पहले तो ये बताएं। इंक्रीज। नहीं समझ में आई बात सर सेम सेम। मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने जरा। ये एक मास, ये दूसरा मास, इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस था, सेपरेशन थी, वो आर थी। मैंने जब इनके दरमियान ये सेपरेशन आर थी, तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो एफ जी थी। ठीक है, अब मैंने इनको थोड़ा सा दूर कर दिया, इनका डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 2r डिस्टेंस कर दिया। तो अब बताएं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसमें बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। Force of gravitation is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the exactly decrease होगी। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसके मासेस बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर फोर्स भी बढ़ना शुरू फोर्स कर बढ़ेगी। ठीक है, अब अगर ये मैं इसका डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है इनके दरमियान, उस सेपरेशन को डबल कर देता हूं, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? जी हाफ हो जाएगी सर, वो भी डबल हो जाएगी। अल्लाह अकबर, हाफ हो जाएगी ना सर। इतना तो अभी हमने जज वो कर लिया ना कि भाई कम होगी, अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, सेपरेशन बढ़ा देंगे, फोर्स कम होगी। अगर मैं सेपरेशन डबल कर दूंगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी सर। 4 टाइम्स कम होगी, हाफ नहीं होगी, 4 टाइम्स कम होगी। कैसे? क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, आप जरा समझें, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस को मैंने 2r स्क्वायर कर दिया, डबल कर दिया ना, तो ये 4 हो गया। जब ये 4 टाइम ये 4 हो गया, तो इसका मतलब है फोर्स जो है 4 टाइम्स कम होगी। आई बात समझ में? सही है। अच्छा, अब कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर फर्क क्या होता है, ये हम दोनों पढ़ के आए हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी। इसके अंदर थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा बहुत जो रह रहा है वो भी क्लियर कर लेंगे। जी जो कैपिटल है, इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो क्या है? एक यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्स के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
जबकि स्मॉल जी क्या है, इट इज एन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ठीक है, ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी की वजह से प्रोड्यूस होती है, जबकि ये जी जो है कैपिटल जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पहला फर्क ये हो गया। दूसरा फर्क क्या है, इट हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई कि इसकी पूरी यूनिवर्स में सेम वैल्यू है, जो कि वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। जबकि स्मॉल जी की वैल्यू ये भी आपको मैंने बताई थी कि ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर डिफरेंट है। जमीन के सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कहते हैं कि भाई अब हम स्पेस में आ गए, अब हम ग्रेविटी से बाहर निकल गए। ठीक होगी बात। टू द नियर ऑफ अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, और 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, अब देख लें, अब आपको प्लेनेट और जी की वैल्यू, उधर स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर 10 होती है या 9.8 होती है। एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 10 लेते हैं, ये बात क्लियर रखिएगा। ठीक है, और मून के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 1.62 है। ठीक है, वीनस के ऊपर काम की नहीं है और किसी भी प्लेनेट की हमारे लिए काम की नहीं है रिलेटेड एमसीक्यूज के हिसाब से। सिंपली काम की हमारे पास है वो मून की पूछ है, आपसे पूछेगा तो। अब देखें, कैपिटल जी इज कांस्टेंट, 1.62 स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन प्लेनेट और लोकेशन। ठीक है, आइडिया सिंपली ये है कि कैपिटल जी हर जगह पे कांस्टेंट होगी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू जो होगी वो लोकेशन या प्लेनेट के ऊपर डिफरेंट होगी। डिपेंड होगा। अच्छा, अब मास और वेट के अंदर फर्क देख लें। मास भी हम पढ़ के आए हैं, वेट भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, मास बेसिकली क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कल मैंने समझाया था ना थोड़ा सा मास और वेट के दरमियान फर्क। मास जो होता है वो क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है उसे हम मास कहते हैं। मास बेसिकली इज एन स्केलर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इट इज अ कांस्टेंट रिमेन्स एवरीवेयर। ये वही बात है कि अगर मैं आपको मून पे ले जाऊं तो क्या आपके मास में कोई फर्क आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर में कोई फर्क आएगा? नहीं, कोई नहीं फर्क नहीं आएगा। अगर आपके नहीं मैं कहूँ आएगा। आपके वेट में फर्क आएगा तो आप कहेंगे यस वेट के अंदर फर्क आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि उधर जी की वैल्यू 1.6 है, जबकि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 9.8 है। सही है। तो आपका ज्यादा मास कहाँ पे होगा, जमीन पे होगा या चांद पे होगा? जमीन पर। जमीन पर होगा। ठीक हो गई बात। मास। अब वेट क्या होता है? वेट बेसिकली एक सही है। फोर्स है। वेट क्या है? एक फोर्स है फोर्स है। जो कि मास के ऊपर एक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा? वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन नहीं। बिल्कुल न्यूटन होगा। आप क्लियर रहें इस मामले में, डैम क्लियर, यू शुड बी क्लियर। आपको मुकम्मल तौर पे रहना है कि जब फोर्स की बात आ गई तो कोई भी हो उस फोर्स को नाम आप वेट दे दें, उस फोर्स को नाम आप शुएब दे दें, उस फोर्स को नाम आप कोई एक्स वाई जेड दे दें। अगर आप कह रहे हैं कि शुएब एक फोर्स है तो शुएब का यूनिट क्या है? न्यूटन है। आई बात समझ में? न्यूटन एन। बस क्लियर रहना है इस मामले ठीक में है। कि फोर्स जिसको हमने कह दिया उसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। बस बात खत्म। ठीक है, फोर्स। वेट बेसिकली क्या है? वेट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg। m मींस मास, m मींस मास ऑफ द बॉडी, और g मींस उधर g की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब आ जाए, वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेट की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? ऑलवेज डाउनवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द अर्थ होती है। डाउनवर्ड। ठीक है, इसका एसआई यूनिट देखें, इधर लिख ठीक दिया। है एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। और ये वैल्यू जो वेट होता है ये ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है। अब मून की ग्रेविटी क्या है? मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ, सो वेट डिक्रीजेस बट मास रिमेन्स सेम। अब ये भी सीधा सीधा एमसीक्यू मास है। सेम। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मून के ऊपर, चांद के ऊपर जी की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे चांद के ऊपर जी की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई
मून पे ग्रेविटी अर्थ के कितने टाइम्स है, तो आप कहेंगे 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी। ठीक हो गई बात। ये दो चीजें हैं, दोनों थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, घुमा के पूछी गई हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर वो पूछ रहा है कि अर्थ के निस्बत से, अर्थ के मुताबिक कितनी कम है अर्थ से, तो आप कहेंगे 1/6 ऑफ द अर्थ है, मतलब अर्थ का छठा पार्ट है। मतलब 1.6 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। ठीक है, 9.8 सही है। अब आ जाए MCQs. Your weight as measured on Earth will be dash on moon. Sorry, increased, decreased या remains constant. सिंपल सा जी। अर्थ विल बी ऑन मून, मून पे डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, अब ये एक सिंपल सा MCQs है, ये ध्यान में रखिएगा। मास ऑफ अर्थ इज 6.0 यानी 6 × 10⁻24 किलोग्राम मास ऑफ अर्थ होता है। अर्थ का जो मास है, मतलब अर्थ के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसे हम मास कहते हैं, वो है 6.6 × 10⁻24 किलोग्राम। क्लियर हुई बात? किलोग्राम। हाँ, ये भी कांस्टेंट सी वैल्यू है, ये भी ध्यान में रख लें, कभी आ भी सकती है, मुश्किल आएगी। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो सैटेलाइट्स का आ रहा है। सैटेलाइट्स आपने सुना है? सबने ही सुना होगा सैटेलाइट, तो दौर ही सैटेलाइट का चल रहा है। ठीक है, ये कहानी है, सही है। सैटेलाइट क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो किसी प्लेनेट के गिर्द घूम रहा हो तो हम उसे सैटेलाइट कह देते हैं। हमारे पास टोटल 8 प्लेनेट हैं। टोटल कितने प्लेनेट्स हैं? 8 है ना, जो जमीन के इसके सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इन 8 प्लेनेट्स के गिर्द अगर कोई चीज घूम रही है तो वो उसकी सैटेलाइट कहलाएगी। A satellite is an object that revolves around a planet. किसी भी प्लेनेट के गिर्द घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट्स और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि भाई चांद जमीन के गिर्द घूमता है, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ऐसे ही है जी। मून इज, चांद जो है वो जमीन के गिर्द सही घूमता है है। सर, सही है। जनरल सी बात है, जमीन के गिर्द जी चांद सर। घूम रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ऐसे ही है। तो जमीन हमारे सही पास है। क्या है? एक प्लेनेट है। प्लेनेट के गिर्द चांद घूम रहा है, तो कोई भी चीज जब किसी प्लेनेट के गिर्द घूमती है तो वो सैटेलाइट कहलाती है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं मून इज अ सैटेलाइट। अब आपके पास सीधा सीधा MCQs आ जाए, भाई मून क्या है? आप बोलेंगे मून इज अ सैटेलाइट। क्यों है सैटेलाइट? क्योंकि वो प्लेनेट के गिर्द घूम रही है। ठीक है, अब वो किस टाइप की सैटेलाइट है? वो नेचुरल सैटेलाइट है जो कुदरती नेचुरल। तौर के ऊपर मौजूद थी। ठीक है, अब नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? द प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड एन अदर प्लेनेट नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अगर कोई प्लेनेट, वैसे ये कंसेप्ट जो है ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा चलें, बहरहाल हम इस बात को कंसीडर नहीं करते प्लेनेट है या नहीं है। कोई भी चीज जब नेचुरली तौर के ऊपर सैटेलाइट के गिर्द घूम रही हो तो उसे हम क्या उसके प्लेनेट के गिर्द घूम रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाए, जैसे एग्जांपल में देख लें, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ नेचुरली। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती हैं? वो ऑब्जेक्ट्स विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो हम आर्टिफिशियली कहीं पे भेजते हैं, जैसे हम सुना होगा भाई सैटेलाइट उधर है, सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं, सैटेलाइट से ये काम हो रहा है, GPS सिस्टम आपका सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये सैटेलाइट्स जितनी भी हैं ये बेसिकली क्या कर रही हैं? ये प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। जब ये प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, एक मशीन्स हैं जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, क्योंकि ये प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं तो हम कहेंगे कि ये सैटेलाइट्स हैं। भाई ये किस किस्म की सैटेलाइट्स हैं? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो इस जमीन से ही इंसानों ने भेजी हैं, इससे नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1 आर अमंग्स द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स के नाम है।
अब जीएसटी में लास्ट टाइम क्या है, जेईएसटी और पीएसटी के टेस्ट में लास्ट टाइम आईबीए का सीधा सीधा एमसीक्यूज आया था कि विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट सेंड इन द स्पेस। तो स्पुतनिक 1 थी फर्स्ट सैटेलाइट जो भेजी गई थी, और वो भेजी किसने थी, रशिया ने या सोवियत यूनियन ने भेजी थी 14 अक्टूबर 1957 के अंदर। 1957 में जब पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हम इधर कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रहे थे और रशिया अपनी स्पेस जंग लड़ रहा था। और सबसे पहली दुनिया में सैटेलाइट भेजने वाला मुल्क रशिया था। जो सैटेलाइट भेजी थी उसका नाम स्पुतनिक 1 था, और वो 14 अक्टूबर 1957 में भेजी गई थी। ये सीधा सीधा एमसीक्यूज आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब आ जाते हैं सैटेलाइट्स के बाद। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज। तो जी, आवाज कट रही है। 14 अक्टूबर 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1957। ठीक है, क्लियर है। जी सर। ठीक है सर। चलें ठीक है, मैं लिंक रीसेंड कर रहा हूँ। इसमें 3 मिनट रह गए हैं, ये कट हो जाएगी, फिर हम अगला वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं, सैटेलाइट्स का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये चलें, इसको मैं कवर करवा देता हूँ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। जो हम इधर से सैटेलाइट्स भेजते हैं वो किस किस का उसके लिए काम में आती हैं। वो बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, स्टार मैपिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैप्स ऑफ प्लानिटरी सरफेसिस, जो प्लेनेट के सरफेस है उनके मैप्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, मुख्तलिफ पर्पस के लिए भेजी जाती है। फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर फोरकास्ट, जो आजकल आपको पता चल रही है कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू हम उसको वो कर रहे हैं, फोरकास्ट उसकी बता रहे हैं। फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स ईटीसी, इन सब के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा जीपीएस सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे आपके पास जो मैप है, लोकेशंस हैं, लोकेशन बेसिकली आप सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं, तो फिर आप ये लोकेशंस को डिटरमाइन कर पा रहे हैं और लोकेशंस को बता पा रहे हैं। ठीक है, आ जाए। डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ, मून, जुपिटर, मार्स। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है इनमें से? अर्थ। अल्लाह अकबर। अर्थ इज अ प्लेनेट। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। Moon is a natural satellite. A communication satellite completes its one revolution around the Earth in dash hours. जो communication satellite होती है वो कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है जमीन के गिर्द? कॉमन सेंस है। 12 घंटे। 12 घंटे में पूरा करती है। 24 आवर्स में पूरा करती है। इसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नाम ध्यान में रख लें, जियो स्टेशनरी। अगर इसका टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होता तो इधर से मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको इमीडिएटली सुन रहा है, ऐसे नहीं होता। अगर वो 12 घंटे में चक्कर लगा रही होती तो फिर हमारी आवाज उस टाइम पे आप तक नहीं पहुंच रही होती। जो हम बात कर रहे हैं फोन के ऊपर, वो इसी वजह से पहुंच रही है कि वो उसकी रेवोल्यूशन सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक हो गई बात? सही है। The velocity required to keep the satellite in its orbit is called orbital velocity. अगेन ये इधर यही न्यूटन कैनन की एग्जांपल दी गई है, जो पिक्चर बनाई गई है इस पिक्चर के अंदर न्यूटन कैनन की ही एग्जांपल है। ये देखें, गोला आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी v1 थी तो a पॉइंट पे गिरा, v2 थी b पॉइंट पे गिरा, v3 थी c पॉइंट पे गिरा। ऐसे v3 जो है वो सी पॉइंट के ऊपर गिरेगा, और वी इससे ज्यादा जैसी बढ़ेगी तो ये एक ऑर्बिट अपना एक्वायर कर लेगा और गोल गोल घूमने लग जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी जो आवाज कट रही है आपकी, कौन बोलना चाह रहा है? जी सर कंटिन्यू करें आप। अच्छा, तो हाँ जी, तो अगर ये इसी तरह एक सर्टेन वेलोसिटी चाहिए होगी जिसके लिए वो उस ऑर्बिट में घूमती रहे, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए होगी। ठीक है,
अब उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक क्या है। होती है? वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए एक वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। फिर एस्केप वेलोसिटी, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ऑर्बिटल था, वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का भी मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था। ये टर्म्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकता है। एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अ प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा फोर्स और फ्यूल आफ्टर द इनिशियल लॉन्च। अब मैं पत्थर को किस वेलोसिटी से फेंकूं कि वो स्पेस से बाहर चला जाए, वो वापस ही नीचे ना आए, वो इस ग्रेविटेशन के जो उसका हसार है जमीन का, उससे वो बाहर चला जाए, तो मुझे उसके लिए जो वेलोसिटी फेंकनी होगी, उस वेलोसिटी को मैं क्या कहूंगा? एस्केप वेलोसिटी कहूंगा। ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी। इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, कि प्लेनेट कितना बड़ा है। अब रेडियस, अगर ये अर्थ है, यहाँ से लेकर इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, वो रेडियस कहलाएगा इसका, अर्थ का। अब वो जो मैं इधर खड़ा होके अगर पत्थर ऐसे इतना ऊंचा फेंकना चाहूं कि ये इस हसार से, इसकी ग्रेविटेशनल की अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशनल फोर्स से आजाद हो जाए और स्पेस में चला जाए, तो उस पत्थर को उतना फेंकने के लिए मुझे एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी। वो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगी कि मैं कितना बड़ा पत्थर फेंक रहा हूं और जमीन कितनी बड़ी है। ठीक हो गई बात? अब वो किस पे डिपेंड नहीं करती? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मास। ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अर्थ के मास के ऊपर और अर्थ के रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक बात? अब वो एस्केप वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी? अब आप, अगर मैं आपको कहूं कि आपने इधर से पत्थर फेंकना है जो स्पेस से बाहर चला जाए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं है, पर सेकेंड, इस स्पीड से जब भी आप कोई चीज जमीन के ऊपर से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो वो जमीन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर चली जाएगी। ये माइक, शाहजेब आपका माइक खुला है, काइंडली इसको म्यूट थोड़ा सा कर दें, डिस्टरबेंस हो रही है दूसरे जी सर। कैंडिडेट्स को। ठीक है। तो जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, या प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक करके स्पेस में जाने की ग्रेविटी है। ये ग्रेविटेशनल वो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है कि जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट का मास कितना है और उसका रेडियस कितना है। ठीक है। और ये डिपेंड किस पे नहीं करती? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स मास। मतलब अगर मुझे जमीन के सरफेस से सैटेलाइट भेजनी हो या मुझे पत्थर भेजना हो, सैटेलाइट अब इतनी बड़ी होगी, पत्थर छोटा सा होगा, या मुझे सैटेलाइट भेजनी हो या पत्थर भेजना हो, दोनों को जब मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो इस हसार से, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। ये जर्नल सा टर्म है एस्केप वेलोसिटी का। फिर आ जाए आप, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, डिपेंड ऑन इट्स मास, इक्वल या डबल। जी, माइक खोल के बता दें जरा। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, अब सैटेलाइट क्या होगी? एग्जांपल अगेन वही ले लें कि मैं पत्थर फेंकूं या मैं सैटेलाइट बहुत बड़ी सारी भेजूं, इनके कितना मास है कितना नहीं है मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता है कि मैंने इनको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी है। तो अब मुझे बताएं, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? इस डैश ऑफ इट्स डिपेंड्स, इस मास के ऊपर डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास है। क्लियर?